हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर ऑफ चेक के केस में बहुत डिले एक्यूज करते हैं और इससे परिवादी को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। एक तरफ तो उसका पैसा गया और दूसरी तरफ कई साल तक कोर्ट कचहरी में तारीखें पेश होना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी खुद अपने आप को पीड़ित महसूस करता है। ऐसी परिस्थिति में कंप्लेनेंट क्या करे, लॉ के कौन से प्रोविजन इन्वोक करे, वो ऐसा क्या पिटीशन पेश करे जिससे कि उसकी कंप्लेंट का निस्तारण बहुत जल्दी हो जाए। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जब एक कंप्लेनेंट 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस फाइल करता है तो उसको ये अश्योरेंस दी जाती है कि केस बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा। अखबारों में भी पढ़ता है तो वो बहुत जोश में आ जाता है। लॉ में लिखा है 143 में 6 मंथ्स पीरियड। अब 6 मंथ्स पीरियड में क्या केस का निस्तारण हो जाता है? तो जी नहीं दोस्तों, सबसे पहले हम सेक्शन 143 का सबसेक्शन 2 और 3 पढ़ेंगे, जिसमें ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि 6 मंथ में कंप्लेंट डिसाइड करना जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए आवश्यक है। पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केस समरीली, सबसेक्शन 2 ये कहता है 143 का, द ट्रायल ऑफ ए केस अंडर दिस सेक्शन शेल सो फॉर एज प्रैक्टिकल consistently with the interest of justice be continued from day to day until its conclusion unless the court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कंप्लेंट में जब 138 की कंप्लेंट होती है तो कोर्ट्स ट्रायल को डे टू डे कंडक्ट करेंगे। यदि कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि नेक्स्ट डे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो उसका भी कारण मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। अब सेक्शन 143 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है? एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शेल बी कंडक्टेड एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल एंड एन एंडेवर शेल बी मेड टू कंक्लूड द ट्रायल विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि इस सेक्शन में सारी कंप्लेंट्स जो है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, इस जो ट्रायल होगी वो बहुत जल्दी कोशिश करेगी कोर्ट की बहुत जल्दी से जल्दी ट्रायल का निस्तारण हो और प्रयास किए जाएंगे कि ट्रायल विद इन 6 मंथ्स के पीरियड में कंक्लूड हो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसा हो नहीं पाता। सबसे पहले एक्यूज के प्रेजेंट होने से भी पहले कंप्लेनेंट को किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो सबसे पहले लीगल नोटिस इशू करते हैं डिसऑनर ऑफ चेक होने के बाद। उसमें जो स्टैच्यूरी पीरियड दिया है 30 डेज का, उसमें वेट करते हैं। फिर 15 डेज का लीगल नोटिस में टाइम दिया जाता है, फिर 30 डेज का वेट करते हैं और फिर उसके बाद कंप्लेंट फाइल करते हैं। उसके बाद कंप्लेंट फाइल करने के बाद ऑफिस रिपोर्ट होती है उस कंप्लेंट की। वो चेक करते हैं ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, प्रॉपर कोर्ट फीस दी गई या नहीं दी गई, एक्यूज और कंप्लेनेंट का एड्रेस वगैरह डॉक्यूमेंट्स सब चेक करते हैं। उसके बाद बहस प्रसंज्ञान कॉग्निजेंस लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। कॉग्निजेंस लिए जाने के बाद नेक्स्ट डेट पर, ये सब एक एक डेट्स लगती है, कई बार 2-2 डेट्स लगती है। कई बार हमने देखा कि वर्कलोड ज़्यादा होता है तो कॉग्निजेंस लिए जाने में ही 3 या 4 डेट्स भी लग सकती है। उसके बाद सर्विस ऑफ समन्स इशू किए जाते हैं, समन्स पुलिस को भिजवाए जाते हैं। पुलिस भी कई बार इफेक्टिवली समन्स की सर्विस नहीं करवा पाती है। फिर जब समन्स की सर्विस होने पर भी एक्यूज अपियर नहीं होता है तो बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं और बेलेबल वारंट इशू होने पर भी जब एक्यूज नहीं अपियर होता है तो अरेस्ट वारंट इशू किए जाते हैं। पर इन तीनों स्टेजेस में 2-2 या 3-3 डेट भी लग सकती है और इसमें एक एक डेट में यदि 2 या 3 महीने की नेक्स्ट डेट पड़ती है क्योंकि पेंडेंसी बहुत जाता है तो हम देखते हैं कि 2 या 3 साल या 2 साल भी एक्यूज के अपियर होने में लग जाते हैं। फिर जब एक्यूज अपियर होता है तो वो एप्लीकेशंस लगाना चालू करता है। वो बहुत जल्दी केस का निस्तारण नहीं होने देता। सबसे पहले उसको आरोप सारांश सुनाया जाता है, फिर नेक्स्ट डेट पड़ती है, फिर एफिडेविट्स कंप्लेनेंट के, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में टाइम लेता है। फिर एक्यूज के वकील साहब भी कई तरह की एप्लीकेशन 91 सीआरपीसी की कुछ डॉक्यूमेंट्स को तलब करवाने की लगाते हैं, बैंक स्टेटमेंट को तलब करवाने की लगाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न को तलब करवाने की लगाते हैं, फिर 203 सीआरपीसी की लगाते हैं कि परिवाद पत्र को क्वैश किया जाए। फिर उसके बाद
311 की एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्यूज को प्रेजेंट नहीं करते, कई बार वकील साहब स्ट्रेटजिकली एब्सेंट हो जाते हैं, या कोई बीमारी की एप्लीकेशन भी लगा देते हैं कि एक्यूज बीमार है, अधिवक्ता बीमार है। कई बार स्ट्रेटजिकली काउंसिल को चेंज कर लिया जाता है ताकि 1-2 डेट्स और पड़ जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि 2 से 3 साल हो गए, अब पीड़ित तो परिवादी हो रहा है, तो वो क्या करे। ऐसे में परिवादी को 143 का रेफरेंस देते हुए, सेक्शन 143 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को इन्वोक करते हुए हाई कोर्ट में 482 की पिटीशन, सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की पिटीशन फाइल करनी चाहिए, और इसमें लिखना चाहिए कि हमने इतने साल पहले कंप्लेंट फाइल की थी, उसको निस्तारण नहीं हो रहा है, हम हर डेट पर प्रेजेंट हो रहे हैं, हर डेट पर एक्यूज किसी न किसी बहाने तारीख ले रहा है, कोर्ट भी प्रोसीडिंग्स को एडजॉर्न कर रही है, स्पीडी ट्रायल के डायरेक्शन दिए जाएं और 6 मंथ में निस्तारण के डायरेक्शन दिए जाएं। तो चूंकि ये 6 मंथ एक मैंडेटरी पीरियड है, इसलिए हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है, और जब हाई कोर्ट के डायरेक्शन होते हैं तो ट्रायल कोर्ट को, मजिस्ट्रेट कोर्ट को उस डायरेक्शन की कंप्लायंस करनी पड़ती है, और 6 मंथ में परिवाद पत्र का निस्तारण करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि एक्यूज टेक्निकली, टैक्टफुली प्रोसीजर लॉ का फायदा उठाते हुए एब्सेंट होता है, बेल जंप करवा लेता है, काउंसिल चेंज कर देता है, डिफरेंट एप्लीकेशन लगाता है, तो इन सब के लिए परिवादी को एप्लीकेशन का तुरंत जवाब देना चाहिए, अपने वकील साहब से मिलते रहना चाहिए, और 482 पिटीशन फाइल करनी चाहिए ताकि हाई कोर्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सके और केस का निस्तारण बहुत जल्दी हो सके। अब हम देखते हैं कि इस बारे में हाई कोर्ट्स के और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या व्यूज हैं। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भेलूराम चंदेल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 25 जुलाई 2023 को, एक लेटेस्ट केस है, लेटेस्ट साइटेशन है, ये डिसाइड किया, और उसमें डायरेक्शन दिए लर्नेड मजिस्ट्रेट कोर्ट को कि 6 मंथ में परिवादी के परिवाद का निस्तारण किया जाए। इसके बाद हम एक और केस लॉ डिस्कस करेंगे, उत्तरांचल हाई कोर्ट का। केस का नाम है प्रेमचंद वर्सेस अवनेश कुमार, 27 दिसंबर 2013 को डिसाइड हुआ, और इसमें फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए कि काफ़ी टाइम से परिवाद है, केवल 4 मंथ में ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दिए कि इस परिवाद का निस्तारण किया जाना चाहिए। अब इस बारे में, स्पीडी ट्रायल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। केस का नाम है स्यू मोटो रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 2 ऑफ 2020। इसका एक्सपीडियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट। ये 16 अप्रैल 2021 को, ये ऑलमोस्ट कोविड पीरियड था जब ये केस डिसाइड हुआ, और इसमें सर्टेन डायरेक्शन दिए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे हाई कोर्ट को। मैं वो डायरेक्शन पढ़ना चाहूँगा। द हाई कोर्ट्स आर रिक्वेस्टेड, ऑल हाई कोर्ट्स, टू इशू practice direction to the magistrate to record reasons before converting trial of complaint under section 138 act from summary trial to summon trial। मतलब summary trial से, देखिए 138 एक summary trial है, पर कई बार इस समन ट्रायल के रूप में इसका ट्रायल कंडक्ट की जाती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि समरी ट्रायल को यदि समन ट्रायल में करना है तो इसके बारे में एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस हाई कोर्ट इशू करे। फिर है इंक्वायरी शेल बी कंडक्टेड ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट टू अराइव एट सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। क्या एक्यूज्ड के खिलाफ प्रोसीड करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है, इसकी इंक्वायरी भी कंडक्ट करे। इसके बाद फॉर द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 ऑफ द कोड, एविडेंस ऑफ विटनेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट शेल बी परमिटेड टू बी टेकन ऑन एफिडेविट। एविडेंस को एफिडेविट पर लिया जाए ताकि एविडेंस रिकॉर्ड करने में जो समय जाता है वो ना जाए, और फटाफट से ही जो है एफिडेविट पहले ही कंप्लेनेंट के वकील साहब तैयार कर लाए और जल्दी से एविडेंस हो सके। फिर है वी रिकमेंडेड दैट सुटेबल अमेंडमेंट टू बी मेड टू द एक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ वन ट्रायल अगेंस्ट अ पर्सन फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस अंडर 138 ऑफ द एक्ट विद इन सेम कोर्ट। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिया, यदि किसी एक्यूज का एक कोर्ट में 138 का केस पेंडिंग है अगेंस्ट में एक एक्यूज्ड के, और उसमें तामील हो चुकी है, और उसी कोर्ट में कई सारे केसेस पेंडिंग है, तो सभी में तामील मानी जाए। फिर एक और केस दिया कि इस कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो अदालत प्रसाद वाला जो जजमेंट कंसिडर किया था, उसमें कहा था कि मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट को रिव्यू और रिकॉल की पावर नहीं है, तो इसके बारे में भी अप्रोप्रिएट डायरेक्शन सारे हाई कोर्ट को दी जाए।
तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से एक्सपीडियसली हम 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस में परिवादी का केस चला सकते हैं, कैसे एक्यूज की डीलिंग प्रैक्टिसेस को हम जो है नकार सकते हैं और कैसे हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।